हाँ जी। जो सेकंड फिजिकल डिवीजन था अरावली, तो अरावली वाले पार्ट में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था अपना? अरावली के जनरल स्टडी को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अरावली के कितने पार्ट थे? तीन। एक तो नॉर्थ अरावली, जिसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? रघुनाथगढ़। फिर था अपना मिडिल अरावली, जिसमें हाईएस्ट पीक टोटगढ़ और तारागढ़। और फिर सदर्न अरावली, साउथ अरावली, जिसमें अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। सदर्न अरावली के दो भाग थे, जिसमें एक सिरोही की और आबू अरावली, एक मेवाड़ अरावली। उसके बाद में अरावली में उसके स्टडी के बाद में उसके जो प्लेट्यू हैं उनको कंप्लीट किया, जिसमें मोस्ट ऑफ जो प्लेट्यूज हैं वो सदर्न अरावली की तरफ थे, अधिकांशतः पठार, जिसमें सबसे ऊंचा पठार ओडिया, राजस्थान का वो पठार जो कि डोम शेप में या बैथोलिथ स्ट्रक्चर में, अब लोग कुंभलगढ़, राजसमंद और उदयपुर के बीच का पठार बोराट, और उदयपुर और मेनली डूंगरपुर। उदयपुर जो वर्तमान में सलूम्बर के रूप में, उसमें जयसमंद के पूर्व का पठार लसाड़िया प्लेट्यू, और अलवर के पठार कौन से? क्रांच का और कांकनवाड़ी प्लेट्यू। और दो हाड़ौती की तरफ थे, चित्तौड़ मेसा और मानदेसरा। प्लेट्यू के बाद में नेक्स्ट पॉइंट था नाल, नाल या पासेज ऑफ रावली। तो माउंटेन्स के बीच में जो नीचे और तंग रास्ते होते हैं, पर्वतों के बीच में जो नीचा रास्ता हो, तंग रास्ता हो, जो पर्वतों के दोनों ओर के स्थानों को कनेक्ट करे, उनको क्या कहा जाता है? नाल। अरावली में सदन में इस प्रकार के नाल अधिक हैं, कौन से जिले में? राजसमंद में। लास्ट में इन नाल को लेके कुछ एक नाल की राजस्थान में लोकेशन आपको बताई थी, जिसमें मुख्यतः उदयपुर और राजसमंद, इस एरिया में ज्यादातर नाल अपन ने इंडिकेट की थी। उदयपुर में जो भाग अलग हुआ है सलूम्बर, उस साइड में एक नाल आती है डेबर के नाल, डेबर नाल, जहां जयसमंद स्थित। जयसमंद झील का दूसरा नाम यह भी है डेबर लेक, क्योंकि वो डेबर नाल में है। तो इसका संबंध है वर्तमान में सलूम्बर, जहां पे जयसमंद। डेबर में केवड़ा का फूल, केवड़ा का फूल किसने तोड़ा? हाथी ने। तो केवड़ा फूल से फुलवारी नाल, हाथी से हाथी नाल। फिर इस हाथी को चैलेंज किया हल्दी घाटी में मान सिंह ने, जहां हाथी घोड़ा बाकर कोनाई, कमलिया खामली घाट। किसको छोड़कर? गौ को। तो गौ से गोरम घाट। फिर यहां से राजसमंद से अपने को पाली जाना है, क्या चाहिए? पग। तो पग से पहुंचे, यानी पगला से पहुंचे पाली। तो पाली वाली ये जो मेवाड़ से और मारवाड़ को कनेक्ट करती, मेन ये राजसमंद में है पगलिया। और फिर पाली में वापस राजसमंद की वापस आएंगे तो देसूरी। फिर पाली से इस साइड में ब्यावर, ब्यावर की ओर जाने वाली जो नाल है, ब्यावर को कनेक्ट करने वाली बरनाल। फिर बर्ग से क्रॉस करके अपन जैसे ब्यावर में पहुंचेंगे तो वहां पे परवारिया नाल और एक सूरा नाल। तो ये तीन प्रमुख नाल आपको ब्यावर में बताई थी। बर पहले पाली में था, प्रेजेंट ये ब्यावर में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाल हैं जिनका डिस्क्रिप्शन अपने को लिखना है डिटेल्स में, जिसको लिखना है, जिसमें एक तो ढेबर नाल, इस साइड में फुलवारी नाल, हाथीगुड़ा नाल, एक पगलिया की नाल, एक देसुरी नाल और एक इसमें बरनाल। तो इन नाल में से ये जो राजसमंद वाली जो नाल लिखी थी, इसमें एक मेंशन और कर देना, ताकि काउंटिंग में आपको भी लगे कि राजसमंद में नाल ज्यादा है। एक सोमेश्वर नाल। ऊपर जगह हो तो पॉइंट में ऊपर, या नीचे हो तो इसमें नीचे की ओर इंडिकेट। सोमेश्वर नाल,
राजसमंद। सोमेश्वर नाल, राजसमंद। थैंक यू। अब इसमें फर्स्ट लीजिएगा ढेबर नाल। वैसे रावली में जितनी भी नाल हैं ज्यादातर दक्षिणी रावली में ही है। मध्य रावली में सिर्फ ये ब्यावर वाली नाल आएंगी, क्योंकि ब्यावर किसका पार्ट है? अजमेर का। और अजमेर को कंसिडर किया जाता है मध्य रावली के, मध्य रावली में देखा जाता है इसको। तो इसका मीनिंग जो नीचे उदयपुर है अरावली के सदन वाले पार्ट में, राजसमंद है, पाली है, ये सब सदन अरावली के पार्ट है। तो ये यहाँ तक कि जितनी भी नाल हैं ब्यावर को छोड़कर, उन सब नाल में एक कॉमन पॉइंट क्या लिखना होगा अपने को? दक्षिणी अरावली। फिर उसका जो डिस्ट्रिक्ट है प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट को इंडिकेट करना होगा। तो जैसे डेबरनाल की ये दक्षिणी अरावली में सलूम्बर में स्थित है, तो इसमें लिखिएगा डेबरनाल में, दिस नाल इज लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट। दिस नाल या डेबरनाल is located in southern Aravalli in सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट। यह नाल दक्षिणी अरावली में सलूम्बर में स्थित। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। दक्षिणी अरावली तो लगभग सभी में आएगा, ब्यावर जब तक नहीं आएगा। ब्यावर आएगा तो उसके बाद लिखेंगे मध्य अरावली में। अब इस नाल का इंपॉर्टेंस है, इसमें राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद स्थित है। तो इसी में ही लिखो नेक्स्ट लाइन में, जयसमंद लेक, जयसमंद लेक इज सिचुएटेड इन दिस नाल। इस नाल में जयसमंद झील स्थित है। जयसमंद लेक स्थित है। राजस्थान में झीलों में ज्यादातर ये शब्द यूज होता है समंद, समंद या सागर, क्योंकि अपने राजस्थान एक डेजर्ट स्टेट रहे जहाँ पे पानी की कमी रही है। तो यहाँ के जो राजा महाराजाओं ने जिन झीलों को बनाया है उनको लाई के सी पार्ट या लाई के ओशियनिक पार्ट, यानी एक समुद्र या सागर की तरह विशालकाय झीलें बनाई हैं। तो ये संबंध है, ये इंडिकेट करता है समुद्र को। और जैसे झीलों में ज्यादातर सागर भी इसीलिए लगाया गया है क्योंकि लाई के सी पार्ट एक सागर की तरह दिखाई दे। इन झीलों के एक किनारे पे खड़े होते हैं तो दूसरा कई बार काफी दूर तक दिखाई देता है। तो राजस्थान की जितनी भी लेक हैं वो बड़ी बड़ी झीलें हैं। जैसे कि एक तो यूरोप में फिनलैंड, जहाँ छोटी छोटी झीलें बनी हुई, उसका एरिया आपको बताया था ना राजस्थान के लगभग बराबर ही है। लेकिन वहाँ 1,88,000 के आसपास यानी अप्रोक्सीमेट 2 लाख झील है, जिसको विश्व में कहा जाता है ना हजारों झील। तो हजारों झील नहीं, लाखों झील है वहाँ। तो राजस्थान की झीलों में भी ज्यादातर शब्द क्या है, उनके एरिया के अकॉर्डिंग बड़े होने के कारण उसमें संबंध या सागर ये सब ज्यादा लगते हैं। जैसे फतेह सागर, आना सागर, उदय सागर, जय संबंध, बाल संबंध, नंद संबंध, जय संबंध। तो इस प्रकार के बहुत सारी जो झील है उनके उनके एरिया के अकॉर्डिंग ये शब्द यूज होता है। ये आगे झीलों में बताएंगे इनके मीनिंग क्या है। संबंध का मीनिंग लाइक के ओशियनिक पार्ट, सागर की तरह बड़ी झील। राजस्थान की फ्रेश वाटर में सबसे बड़ी झील है। तो जयसमंद झील इस नाल में स्थित है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान की, इसी लाइन में कंटिन्यूस लिखते रहो सेकंड में, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान।
तो सदर्न अरावली में ये वाला पार्ट डेबर नाल, डेबर के बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बताई वो कौन सी है? फुलवारी। फुलवारी नाल। लैंग्वेज लगभग इसकी भी वही रहेगी, डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा। यह दक्षिणी अरावली में उदयपुर, उदयपुर में एक तहसील आती है कोटड़ा। आगे अपन मिनरल्स में पढ़ेंगे, कोटड़ी भी आएगा, कोटड़ी भीलवाड़ा में आती है। कोटड़ा कहाँ पर आती है? उदयपुर। तो ये जो कोटड़ा वाला उदयपुर का हिस्सा उसमें है ये। तो उदयपुर में इसमें तहसील का नाम भी लिख देना, कोटड़ा। यह दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित। उदयपुर के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए कोटड़ा। फुलवारी नाल इज लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन उदयपुर, ब्रैकेट में कोटड़ा। अब ये जो कोटड़ा वाला एरिया फुलवारी नाल, ये काफी बड़ी नाल है, और ये जो पहाड़ी वाला एरिया है पूरा एक अपने आप में रिजर्व एरिया है। एज ए सेंचुरी अभ्यारण्य के तौर पे आरक्षित क्षेत्र है। ये राजस्थान की 26 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें शामिल है फुलवारी की नाल। तो इसका मीनिंग फुलवारी की नाल सिर्फ एक पास नहीं है, पूरा एरिया फुलवारी की नाल है जो रिजर्व एरिया। इस एरिया से एक तो निकलती है माही में जाने वाली नदी सोम। राजस्थान में त्रिवेणी संगम सुना होगा आपने, बेणेश्वर, सोम, मानस, सोम, माही और जाखम। उसमें सोम नदी इसी नाल से होते हुए बहती है। दो साबरमती की ओर दो नदियां और जाती हैं, जिसमें एक मानसी और एक वाकर। तो ये तो है साबरमती ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट, और ये है माही ड्रेनेज सिस्टम, यानी ये माही में मिलेगी सोम, तो जहाँ सोम, माही और जाखम, मानसी और वाकल ये जाती है साबरमती। तो ये तीन नदियां हैं जो इस नाल की ओर से बहती हैं, यानी इस नाल वाले एरिया से बहती हैं। सोम, मानसी एंड वाकल। तो इसमें लिखे नेक्स्ट, इस नाल की विशेषता क्या है? सोम, मानसी एवं वाकल नदियां इस नाल से बहती हैं। सोम, मानसी एंड वाकल रिवर्स Soam, Mansi and Vakal rivers flow through this nal. Som, Mansi and Vakal rivers flow through this nal. सोम, मानसी एवं वाकल नदियां इस नाल से बहती हैं। ये सेंचुरी जब पढ़ेंगे उसमें भी ये विशेषता लिखी जाएगी, यानी रिपीट होगा ये पॉइंट। तो इसका मीनिंग गलती से इसको एक नाल को सिर्फ एक गैप नहीं समझा जाए, ये काफी बड़ा एरिया है जिसमें बहुत सारे गैप बने हुए हैं। किसी गैप से एक में सोम निकल गई, एक से मानसी और एक से वाकल। तो इसका मीनिंग पूरा जो रिजर्व एरिया पूरा ही फुलवारी नाल है। फिर इस साइड में उदयपुर की ओर से इस साइड में राजसमंद की ओर आते हैं, तो प्रसिद्ध नाल जो आती है वो हाथीगुड़ा नाल और पगला नाल। तो नेक्स्ट लिखिए हाथीगुड़ा नाल। लैंग्वेज इसमें भी लगभग वही रहेगी कि दक्षिणी अरावली में, डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा इसका। यह दक्षिणी अरावली में कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित। यह दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित। हाथीगुड़ा नाल is situated in southern Aravali in Rasamand district. ये उदयपुर वाला जो एरिया है
इस उदयपुर के ऊपर ही ये स्थित है राजसमंद वाला पार्ट। पहले राजसमंद उदयपुर का हिस्सा ही था। तो इस साइड में उदयपुर का ये वाला जो भाग था, यहाँ उदयपुर में एक तहसील आती है जिसका नाम है गोगुंदा, गोगुंदा पार्ट। और इस साइड वाला जो पार्ट है राजसमंद की तरफ, तो वहां से ये वाला जो हल्दी घाटी है पहले गोगुंदा में ही था। गोगुंदा तहसील काफी बड़ी थी। फिर ये जो पार्टीशन जब हुआ तो वो अलग तहसील में उस साइड में चला गया और ये इस साइड में गोगुंदा उदयपुर में आ गया। तो आपने हल्दी घाटी बैटल सुना है, शायद पढ़ा होगा आपने। तो उसमें बदायूनी ने, आपको ध्यान हो तो, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा बैटल कहा था। गोगुंदा इसीलिए कहा था क्योंकि ये बड़ी तहसील ये गोगुंदा ही थी। हालांकि तहसील जिले ये तो आज वर्तमान में बोलते हैं, उस समय स्थानीय था। तो इसका मीनिंग इसको गोगुंदा बैटल भी बोला गया है। तो इसको पहले बोला जाता था कि गोगुंदा से, क्योंकि ये उदयपुर ही था इधर, कि गोगुंदा से सिरोही की ओर जाने वाला जो हाईवे है या जो रास्ता है वो इस नाल को क्रॉस करते हुए ही जाता है। तो जनरली पहले हम बोलते थे कि ये गोगुंदा और सिरोही को जोड़ती है। तो अब गोगुंदा तो रह गया उदयपुर में, नाल तो है इस साइड में अब। तो इसका मीनिंग है अब इसमें ये राजसमंद भी बोलना पड़ेगा अपने को, कि राजसमंद गोगुंदा, गोगुंदा एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब उदयपुर को। तो राजसमंद अपने आप में अलग पार्ट है। तो इसका मीनिंग ये राजसमंद गोगुंदा एवं सिरोही को जोड़ती है। तो इसका मीनिंग जो हाईवे जो जाता है वो इस नाल से होते हुए निकलता है। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिए, यह राजसमंद गोगुंदा एवं सिरोही को जोड़ती है। दिस नाल कनेक्ट्स राजसमंद गोगुंदा एंड सिरोही। यह नाल राजसमंद गोगुंदा, गोगुंदा के ब्रैकेट में लिखे उदयपुर, एवं सिरोही को जोड़ती है। दिस नाल कनेक्ट्स राजसमंद गोगुंदा एंड सिरोही। तो इसमें राजसमंद वाला ट्रेंड अब भी नहीं है बोलने का। जनरली बुक्स में अब भी अपने यही लिखा रहता है कि गोगुंदा से सिरोही को जोड़ती है। गोगुंदा सिरोही का मीनिंग तो उदयपुर और सिरोही हो गया, जबकि नाल की लोकेशन कहाँ है। तो इसका मीनिंग प्रेजेंट में ये राजसमंद से गोगुंदा को, फिर गोगुंदा के आगे का रास्ता कहाँ जाता है, सिरोही। एक आता है उदयपुर सिटी की तरफ। तो ये सिरोही वाला जो नेक्स्ट ये बोला जाता है, इसमें गोगुंदा टू सिरोही वाला पार्ट। हाथीगुड़ा नाल के बाद में नेक्स्ट है पगल्या की नाल। यानी जो फेमस है जिनमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं वो है मेन नाल ही, पगल्या नाल। पगल्या की नाल इस साइड में अपने एक पॉइंट लिखा था कि राजसमंद, राजसमंद का मीनिंग क्या है, मेवाड़। और दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि ये पाली, तो पाली किसको इंडिकेट करता है, मारवाड़। कि राजसमंद मेवाड़ एवं पाली यानी मारवाड़ को जोड़ती है। तो पहले तो लोकेशन लिख दीजिएगा। लोकेशन मेन राजसमंद में है इसकी, यह दक्षिणी रावली में राजसमंद में स्थित, यह दक्षिणी रावली में राजसमंद में स्थित। पगल्या नाल इज सिचुएटेड या लोकेटेड सदर्न अरावली, इन सदर्न अरावली इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। यह दक्षिणी रावली में राजसमंद में स्थित, जो मेवाड़, मेवाड़ के ब्रैकेट में राजसमंद लिखना, एवं मारवाड़, मारवाड़ के ब्रैकेट में पाली को जोड़ती है। विच कनेक्ट्स फ्रॉम मेवाड़ टू मारवाड़, विच कनेक्ट्स फ्रॉम मेवाड़ ब्रैकेट में राजसमंद एंड मारवाड़ ब्रैकेट में पाली। तो ये मेवाड़ मारवाड़ वाले रेफरेंस में आंसर यही लेते हैं। इसमें जो भी लिखा ना मेवाड़ मारवाड़, इसको अपोस्ट्रोफ कर दीजिए अंडरलाइन, ये क्वेश्चन के रूप में आता है। मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ने वाली नाल पगल्या की नाल। फिर हम पाली की ओर पहुंचते हैं, तो पाली से वापस राजसमंद की ओर एक नाल आती है देसूरी।
तो देसुरी में लिखिए यह दक्षिणी रावली में पाली में स्थित है। यह दक्षिणी रावली में पाली में स्थित। दिस नाल इज लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन पाली डिस्ट्रिक्ट। यह दक्षिणी रावली में पाली में स्थित, जो पाली एवं चार भुजनाथ मंदिर ब्रैकेट में लिख देना, चार भुजनाथ के आगे राजसमंद को जोड़ती है। विच कनेक्ट्स फ्रॉम पाली टू चार भुजनाथ टेम्पल ब्रैकेट में राजसमंद। विच कनेक्ट्स फ्रॉम पाली टू चार भुजनाथ ब्रैकेट में राजसमंद। यानी पाली से वापस इस साइड में जो राजसमंद की ओर चार भुजनाथ की ओर रास्ता आता है वो आता है देसुरी होते हुए। तो ये जो चार भुजनाथ टेम्पल या पाली से राजसमंद वाला रेफरेंस यानी अपोजिट दिया जाता है, तो उसमें आंसर रहेगा उस साइड पाली वाली नाल यानी ये देसुरी। और इधर मेवाड़ वाला रेफरेंस दिया जाए कि मेवाड़ टू पाली यानी मारवाड़, तब रहेगा आपके पगल्या नाल। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है बरनाल। कल आपको बताया था कि एक ट्रायंगल पॉइंट पर है ये, इस साइड में जो रास्ता जाता है ये जाता है ब्यावर अजमेर की ओर। ब्यावर और ब्यावर को क्रॉस करने के बाद ये कहाँ जाएगा आगे, अजमेर। यहाँ से ये जाएगा जोधपुर, यहाँ इस साइड में जाएगा ये पाली। तो ये पाली का बॉर्डर हुआ करता था बर, जो वर्तमान में जो नए जिलों का सेटलमेंट फिर से जो हुआ है उसमें ब्यावर को दिया गया ये हिस्सा। पाली के कुछ पार्ट निकाल के ब्यावर में, उसमें बर इस साइड में चला गया। तो ये वाला है बर पॉइंट। यहाँ अरावली की पहाड़ियां हैं ब्यावर के पास में, बर के पास में। तो ब्यावर से इन पहाड़ियों को जैसे ही आप क्रॉस करते हो, पाली की ओर एंट्री करते हो, तो वहाँ एक बर टोल टैक्स भी आता है जिसपे लिखा हुआ रहता है पाली, लेकिन अब लिखा हुआ मिलेगा ब्यावर, नए डिस्ट्रिक्ट में है। तो ब्यावर में होने के कारण ये किस अरावली का हिस्सा हो गया, मध्य अरावली। तो बरनाल ब्यावर में या मध्य अरावली में ब्यावर में स्थित है। जो अब ये वाला जो भाग है जोधपुर और पाली वाला हिस्सा, जोधपुर पाली अपने आप में किस में काउंट होते हैं, पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ में। तो इसका मीनिंग ये जो नाल है ये मारवाड़ को, और ब्यावर और अजमेर ये किस में काउंट होंगे, ये काउंट होंगे मेरवाड़ा में। अजमेर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं अपन, मेरवाड़ा। तो इसका मीनिंग है कि मेवाड़ को और मारवाड़ से जोड़ने वाली थी पगल्या, और मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ने वाली नाल कौन सी है, बरनाल। तो इसका इंपॉर्टेंस होगा, इसमें चाहे पाली से अजमेर या ब्यावर दिया जाए, या जोधपुर से ब्यावर या अजमेर दिया जाए, या फिर अजमेर से पाली दिया जाए, या अजमेर से जोधपुर दिया जाए, इनमें कोई भी दो पॉइंट दिए जाए, इनकी कनेक्टिविटी अगर बताई जाएगी तो वो किस एरिया से बताई जाएगी, बरनाल से। तो इसमें एक तो बर की लोकेशन लिख दीजिए, यह है मध्य रावली में ब्यावर में स्थित। बरनाल इज लोकेटेड इन मिड अरावली इन ब्यावर डिस्ट्रिक्ट। यह है मध्य अरावली में ब्यावर में स्थित है। फिर नेक्स्ट लाइन में इसकी जो कनेक्टिविटी है वो लिख दीजिएगा। यह है मारवाड़, ब्रैकेट में मारवाड़ के आगे क्या लिखोगे, जोधपुर ओब्लिक पाली। यह है मारवाड़, ब्रैकेट में लिखिए जोधपुर या पाली को मेरवाड़ा, मेरवाड़ा के आगे ब्रैकेट में लिखे ब्यावर ओब्लिक अजमेर से जोड़ती है। दिस नाल कनेक्ट्स फ्रॉम मारवाड़, मारवाड़ के ब्रैकेट में जोधपुर
ऑब्लिक पाली टू मेरवाड़ा, मेरवाड़ा ब्रैकेट में अजमेर ब्यावर, यह है नाल। मारवाड़ ब्रैकेट में लिखना है जोधपुर पाली को मेरवाड़ा ब्रैकेट में अजमेर ब्यावर से जोड़ती है। दिस नाल कनेक्ट्स फ्रॉम मारवाड़ टू मेरवाड़ा। तो यहाँ मारवाड़ को इंडिकेट करने वाले तो हैं पाली और जोधपुर, और मेरवाड़ा को इंडिकेट करने वाले हैं अजमेर ब्यावर। उसके बाद में डायग्राम बना दीजिए ताकि इसमें रटना नहीं पड़े आपको। और यही कनेक्टिविटी आगे एनएच अजमेर से होते हुए अपने कहाँ आता है, जयपुर। या अपन जयपुर से चले तो ये अजमेर, अजमेर को क्रॉस करके ब्यावर, ब्यावर के इस बर्थ से दो साइड में, एक साइड में राइट साइड में जोधपुर, एक लेफ्ट साइड में निकल जाओगे आगे ये पाली। तो जयपुर वाला तो रहने देना, इसमें अजमेर ब्यावर तक इंडिकेट कर दो। और जोधपुर पाली दोनों को इंडिकेट कर देना कि ये मारवाड़ है, और इधर जो ब्यावर अजमेर ये मेरवाड़ है। तो ये लिखवाए भी हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है जहां मुख्यतः जो मारवाड़ी बोली प्रचलित होती है वो हिस्सा क्या होता है, मारवाड़। और राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण तक यानी 1 नवंबर 1956 तक अजमेर को हम क्या बोला करते थे, मेरवाड़। तो अजमेर रीजन इज नोन एज मेरवाड़ा टिल टू 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 तक। उसके बाद से ये शब्द हट गया है मेरवाड़ा, सिर्फ क्या बचा है, अजमेर। लेकिन अब अजमेर 3 भागों में डिसमेंटल, अजमेर, ब्यावर और केकड़ी। तो जहां से अपन ने नाल की हेडिंग डाली थी कि पासेज और नाल ऑफ अरावली, वहां से ये 50 वर्ड का एक आंसर हो गया। जहां एग्जाम में कोई भी अपने को 4 या 5 नाल के बारे में लिख के आना है विद नाल डेफिनेशन के साथ, एंड नाल की परिभाषा लिखनी है, और उसके बाद में कोई भी 4 या 5 नाल लिख के आने। तो पासेज ऑफ अरावली या नाल, और उसके आगे ब्रैकेट में लिख देना 50 वर्ड्स, 50 शब्द, जहां हेडिंग डाला था वहां पे। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था प्लेट्यू के ऊपर, कि एक पठार के ऊपर लिखवाया जा सकता है अलग से, और एक इसके ऊपर। तो अरावली के अंदर स्टडी पार्ट ऑफ अरावली कंप्लीट हो गया, इसके प्लेट्यू कंप्लीट हो गए, इसके पासेज कंप्लीट हो गए, दरे या नाल। अगला हेडिंग डालिएगा रॉक्स ऑफ अरावली, अरावली की चट्टानें। अरावली की चट्टानें। तो रॉक्स ऑफ अरावली वाले पार्ट में अरावली की चट्टानों में इनकी जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी। तो राजस्थान के अंदर यहाँ की जो भूआकृतिक संरचनाएं हैं, यानी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अपना है, तो उनकी स्टडी जियोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है, जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं उनके द्वारा। तो एक यूरोपियन है भूगर्भ शास्त्री जिनका नाम है H.M. हेरोन।
एच एम हेरोन का मीनिंग है, सॉरी ए एम हेरोन, एच एम हेरोन नहीं, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। हालांकि पूरा नाम नहीं आता, अपने अपने शॉर्ट में लिखा रहता है, बुक में एग्जाम में भी यही पूछते हैं कि राजस्थान की भूआकृतिक संरचना एवं अरावली की चट्टानों का अध्ययन। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ राजस्थान एंड अरावली रीजन। अरावली का स्पेसिफिक अपने अलग से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ राजस्थान लिख दिया तो उसमें अरावली शामिल है ऑलरेडी। फिर राजस्थान का अगर पूरा जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी है तो राजस्थान का ही तो पार्ट है अरावली, लेकिन अरावली अलग से रेफरेंस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिक अपना अरावली के लिए लिख रहे हैं अभी। और ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजस्थान में अरावली की जो चट्टानें हैं या भूआकृतिक संरचना, उसका अध्ययन किस व्यक्ति के द्वारा किया है। तो ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट हैं ए एम हेरोन, इनके द्वारा किया गया। तो एक तो अपने को ये रेफरेंस देना कि ये स्टडी किसके द्वारा हुई है। तो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ राजस्थान एंड अरावली रीजन वाज डन बाई ए एम हेरोन। फिर ए एम हेरोन ने अरावली की जो चट्टानें हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज किए थे। जैसे आप एक अच्छे जियोलॉजिस्ट हो और आप किसी एरिया का स्टडी कर रहे हो और आप उन चट्टानों को नाम देते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग या स्टडी के अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो। तो ए एम हेरोन जब यहाँ स्टडी कर रहे थे तो अरावली को इन्होंने देखा कि गुजरात से और दिल्ली तक फैली हुई है, खेड़ ब्रह्मा से लेके और रायसीना तक, ये दिल्ली वाला पार्ट। तो इनके लिए सबसे फेमस लोकेशन इसमें क्या रहेगी कि गुजरात से लेके फिर राजस्थान में ये उदयपुर हुआ, अजमेर, जयपुर, दिल्ली। तो सबसे फेमस लोकेशन ए एम हेरोन के लिए क्या है इसमें? किसी आप कंट्री में आप स्टडी करने के लिए गए और वहां पे आपने चट्टानें देखी और उस चट्टानों को अलग अलग एरिया में देखा, और एक एरिया उस कंट्री में आप जहाँ गए उसके कैपिटल में भी था, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उस कंट्री का कैपिटल। तो एम हेरोन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या लोकेशन क्या था? दिल्ली। तो इन्होंने अरावली की जो चट्टानें थी उन चट्टानों को मुख्य नाम ये दिया दिल्ली सुपर ग्रुप, दिल्ली महासमूह की चट्टानें बोला। कि अरावली का जो निर्माण है वो दिल्ली या दिल्ली महासमूह की चट्टानों से हुआ है। फिर दिल्ली महासमूह की चट्टानें तो कंप्लीट अरावली, फिर इसमें इन्होंने अलग अलग ग्रुप डिवाइड किए, ये तो सुपर ग्रुप था पूरा। तो फिर दिल्ली सुपर ग्रुप में इन्होंने जिन ग्रुप्स को शामिल किया, इसमें अपर अरावली को यानी जो इस साइड में अलवर से और दिल्ली तक जो मानी, वो मानी इन्होंने अजबगढ़ अरावली या अजबगढ़ ग्रुप्स। अजबगढ़ समूह की चट्टानें या अजबगढ़ ग्रुप। अजबगढ़ ग्रुप के बाद में अलवर से और इस साइड में जो अजमेर तक इन्होंने मानी, अलवर से इसको कहा अलवर ग्रुप। लोकेशन को टारगेट करके नाम दे रहे हैं, यहाँ दिल्ली को टारगेट करके दिल्ली सुपर ग्रुप पूरी को। फिर उसमें तीन पार्ट, जैसे अजबगढ़ और दिल्ली के बीच की चट्टानें हैं जो मुख्यतः अजबगढ़ के आसपास जो चट्टानी स्ट्रक्चर होता है उस प्रकार की चट्टानें हैं ज्यादातर एरिया में, तो इन्होंने अजबगढ़ ग्रुप। फिर अजमेर सॉरी अलवर से और अजमेर के बीच में जो मुख्यतः ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जो इस क्षेत्र में होती हैं, तो इनको नाम दिया अजमेर और अलवर के बीच वाले को अलवर ग्रुप के नाम से, यानी जगह के नाम से। फिर बाद में अजमेर से आप नीचे की ओर आओगे इस साइड में सिरोही की ओर या गुजरात की तरफ, तो इस साइड में जो चट्टानें होती हैं उसमें होती है रायोलाइट चट्टानें और मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें। तो ग्रेनाइट का तो डिपोजिशन इस साइड में अजमेर से नीचे की ओर अजमेर, पाली, सिरोही, जालोर और बाड़मेर तक फैली हुई इस प्रकार की चट्टानें। तो इसमें जालोर की ओर डिपोजिशन काफी अधिक है ग्रेनाइट का। हालांकि आजकल भंडारण अजमेर के आसपास भी खूब मिले हैं ग्रेनाइट। तो जो नीचे वाला भाग है इसमें ग्रेनाइट और रायोलाइट, तो इनको स्टडी में रायोलाइट अधिक मिला था, इस कारण इन्होंने सदन वाली अरावली में बताई राइलो ग्रुप।
और बाकी इस साइड में ग्रेनाइट भी है। राजस्थान के अंदर हम आगे मिनरल्स पढ़ेंगे तो जालोर को बोला जाता है ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी। तो सदन वाला जो पार्ट है वो इन्होंने माना राइलो ग्रुप। राइलो समूह है। तो इसको तो बोला अपर अरावली में, अपर यानी जो उत्तर की तरफ, इसको बोला मिड अरावली में यानी जो बीच में है, इसको बोला लोअर अरावली में यानी जो नीचे की ओर, जो बीच में है, और इस साइड में जो ऊपर की तरफ है अपर अरावली। तो ये वाला हिस्सा तो अपर अरावली में, उत्तरी अरावली, ये मिड अरावली और ये लोअर अरावली। यहाँ गलती से आप इसको राजस्थान वाली अरावली नहीं माने। इसका मीनिंग है इसमें जो नीमका थाना और सिरोही वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने अरावली का स्टडी किया, राजस्थान में अरावली का अध्ययन नहीं किया इन्होंने। तो राजस्थान में अरावली को अध्ययन की दृष्टि से तो हमने डिवाइड किया था 3 भागों में। जो नीमका थाना से जयपुर का था नदन अरावली थी, और जो जयपुर से राजसमंद के बीच में था वो मिड अरावली, और राजसमंद से सिरोही था वो दक्षिणी अरावली। इनका जो डिवाइडेशन है वो कंप्लीट अरावली को लेकर, यानी जो दिल्ली से लेकर लगभग अलवर के आसपास तक है वो अजबगढ़, अलवर से लेकर जो अजमेर के आसपास तक है वो अलवर ग्रुप, और फिर अजमेर से सदन अरावली है वो आपकी लोअर अरावली या राइलो ग्रुप। तो इसका मीनिंग है कि अरावली का निर्माण मुख्यतः किस महासमूह या सुपर ग्रुप को क्या बोला गया है, यानी जो मेन ग्रुप है उसको सुपर ग्रुप बोला है, उसको बोला गया है दिल्ली के नाम से। तो दिल्ली सुपर ग्रुप या दिल्ली महासमूह है। फिर उस महासमूह में अलग अलग ग्रुप माने हैं। तो उन ग्रुप में कौन कौन से हैं, तो ऊपर की ओर 2 स्थान लिए हैं इन्होंने, अजबगढ़ और अलवर। तो अजबगढ़ ग्रुप, अलवर ग्रुप, और नीचे चट्टानों का नाम रायोलाइट को बोला है राइलो ग्रुप। हालांकि इसमें राइलो ग्रुप के साथ एक दूसरी और भी होती है ग्रेनाइट, लेकिन ये शब्द यूज नहीं किया इन्होंने। तो इसमें अरावली की चट्टानों में लिखेगा राजस्थान एवं अरावली की भूआकृतिक संरचना का अध्ययन, राजस्थान एवं अरावली की भूआकृतिक संरचना का अध्ययन एम हेरोन के द्वारा किया गया। जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ राजस्थान एंड अरावली, geomorphology study of Rajasthan and Aravalli was done by A.M. Heron। राजस्थान एवं अरावली की भूआकृतिक संरचना का अध्ययन एम हेरोन के द्वारा किया गया। तो एक तो ये जो जियोलॉजिस्ट है इनका नाम अंडरलाइन कर दीजिए, एम हेरोन। जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ राजस्थान एंड अरावली वाज डन बाय एम हेरोन। राजस्थान एवं अरावली की भूआकृतिक संरचना का अध्ययन एम हेरोन के द्वारा किया गया। एम हेरोन के द्वारा किया गया। तो व्यक्ति का जो नाम है वो अंडरलाइन कर दीजिए। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, अब स्टडी के बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया, तो अकॉर्डिंग टू एम हेरोन के अनुसार अरावली का निर्माण मुख्यतः दिल्ली महासमूह की चट्टानों से हुआ है। अकॉर्डिंग टू एम हेरोन अरावली इज फाउंड मेनली डेहली सुपर ग्रुप रॉक्स। एम हेरोन के अनुसार अरावली का निर्माण दिल्ली महासमूह की चट्टानों से हुआ है। अकॉर्डिंग टू एम हेरोन अरावली इज फाउंड मेनली डेहली सुपर ग्रुप रॉक्स। यानी जो मुख्य महासमूह माना है वो यही माना है इन्होंने। अगर सुपर ग्रुप के बारे में पूछा जाए तो आंसर ये रहेगा, अरावली का निर्माण दिल्ली महासमूह के चट्टानों से हुआ है, जिसमें शामिल प्रमुख चट्टानी समूह है, जिसमें शामिल प्रमुख चट्टानी समूह है।
इन विच इंक्लूड्स मेन रॉक्स ग्रुप, जिसमें शामिल प्रमुख चट्टानी समूह है, या जिसमें प्रमुख चट्टाने, इन विच मेन रॉक्स, यानी जो सुपर ग्रुप रॉक्स हैं उसमें भी कुछ ग्रुप्स या रॉक्स हैं जिसमें शामिल प्रमुख चट्टानी समूह है। इसको इन विच मेन रॉक्स ग्रुप और आगे डैश करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा, जिसमें प्रमुख चट्टानी समूह है। तो ये सिर्फ मेन रॉक्स ग्रुप है, जबकि ऊपर वाला ग्रुप नहीं हो के सुपर ग्रुप बोला गया, मेन चट्टान बोली गई। तो जो मेन है वो तो सुपर ग्रुप है, वो तो है डेली, पूरे को सुपर ग्रुप बोला है। और इस सुपर ग्रुप को कितने डिवीजन में डिवाइड किया इन्होंने? 3, जिसमें शामिल प्रमुख चट्टानी समूह है, इन विच मेन रॉक्स ग्रुप। तो अलग अलग जो रॉक्स ग्रुप हैं उसमें एक तो अजबगढ़ ग्रुप, जिसमें लिख दो उत्तरी रावली, उत्तरी रावली, या इसको ऊपरी रावली भी कह सकते हो। ऊपरी रावली ना जो ऊपर की तरफ, अपर रावली, अपर यूज कर लो, चाहे नदन रावली, यानी जो दिल्ली से अलवर के आसपास तक है वो। अजबगढ़ वहीं आता है, अजबगढ़ भानगढ़, भानगढ़ फेमस है बहुत, भानगढ़। नेक्स्ट अलवर ग्रुप, अलवर ग्रुप में लिख दो मध्य रावली, मिड रावली, मिड रावली, यानी जो लगभग अलवर के हिस्से से और अजमेर के आसपास तक जो है। और उसके बाद में उसे नीचे की ओर जो लोअर रावली है, यानी सदन दक्षिणी रावली। इसका मीनिंग रावली को इस तरीके से हम माने लॉन्गिट्यूडनल की तरह से, तो ये ऊपर वाली रावली, ये नीचे लोअर रावली, और ये बीच में मिड रावली, लोअर या सदर्न रावली। लोअर रावली का मीनिंग उसके हाइट से मत ले लेना, सबसे ऊंचा भाग है सदर्न रावली। इसका मीनिंग है दक्षिण की तरफ, निम्न, नीचे की ओर दिखने वाली रावली। हेलो, सॉरी सर, अपने आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर सब बाहर रखें। सर नहीं, आप लोगों को पता नहीं, वो मैं बताऊंगा बाद में, इसके राज की बात। जिस तरह से हर बैच के अंदर दो दो पकड़ पकड़ के निकाले जा रहे हैं ना, या तो आप डिसिप्लिन में हो जाओगे या हम जबरदस्ती डिसिप्लिन में ले आएंगे आप लोगों को। कोई स्टूडेंट बात नहीं करेगा, क्लास आपकी एचटी चलती रहेगी, चुपचाप बस आप अपना काम करो, हम हमारा काम करेंगे, सर अपना काम कर रहे हैं, तीनों अपने अपने काम करेंगे बस, ठीक है सर? डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। क्या चीज? हाँ, और जिसको जो कह दिया ना कि भाई क्लास से, तो क्लास से बाहर आके बात करनी है, क्लास के अंदर किसी प्रकार की कोई जिद, कोई बहस, कुछ कोई बात नहीं होगी, बाहर आके बात करनी। हाँ जी। तो इसमें जो रावली के चट्टान वाला पॉइंट था, उसमें सिर्फ 2 मेन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो किस व्यक्ति के द्वारा ये स्टडी अध्ययन किया गया है, एम हेरोन के द्वारा। और इन्होंने रावली की चट्टानों को मेनली किस सुपर ग्रुप का हिस्सा माना है? दहलीज सुपर ग्रुप। और सुपर ग्रुप में जो 3 नाम है उसमें से 2 स्थानों के नाम है, अजबगढ़ और अलवर, और एक चट्टानों के अकॉर्डिंग नाम दिया रायोलाइट के अकॉर्डिंग राइलो ग्रुप। तो सदर्न रावली की तरफ है राइलो, मिड की तरफ है अलवर, और अपर की तरफ है अजबगढ़ ग्रुप। तो तीनों ग्रुपों को मिलाकर और एक सुपर ग्रुप को नाम दिया गया दहलीज सुपर ग्रुप। आगे हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, इंपोर्टेंस ऑफ अरावली, अरावली का महत्व। तो इंपोर्टेंस ऑफ अरावली के अंदर राजस्थान में जो मोस्टली मिनरल्स हैं या जो मेटालिक मिनरल्स हैं, जैसे एनर्जी मिनरल्स हमारे डेजर्ट में ज्यादा होते हैं, ऊर्जा खनिज। बाकी नंबर ऑफ मिनरल्स की बात की जाए या मेटालिक मिनरल्स की बात की जाए तो वो अरावली में अधिक होते हैं। मेटालिक मिनरल्स हैं वो इंडिया में मुख्यतः पाए जाते हैं कर्नाटक के अंदर, एक जगह आता है धारवाड़, डिस्ट्रिक्ट है वैसे ही, उस धारवाड़ की ओर मेटल्स अधिक मिलते हैं। तो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मेटल अधिक मिलते हैं, और उसकी तरह जहाँ पे भी मेटल अधिक मिलते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि धारवाड़ रॉक से बने हैं। तो धारवाड़ अपने आप में एक लोकेशन है।
और यहाँ पे मिलने वाली जो रॉक्स हैं वो है इग्निस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। और जो इग्निस रॉक्स होती हैं उन्हीं में मेटल अधिक होते हैं, धातु अधिक होते हैं। तो इस कारण अपन ये रेफरेंस देते हैं कि इग्निस रॉक्स का एग्जाम्पल है धारवाड़ का एरिया। और जैसे धारवाड़ में मेटल मिले वैसे कहीं पे भी मेटल मिलेंगे तो हम कहेंगे कि धारवाड़ जैसी चट्टानों से बना हुआ है। तो जब हम अरावली के इंपोर्टेंस में लिखते हैं कि मोस्ट ऑफ मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन अरावली रीजन इन राजस्थान स्टेट, राजस्थान में धात्विक खनिज मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? अरावली में पाए जाते हैं। बिकॉज अरावली इज फॉर्म्ड बाय धारवाड़ रॉक्स, क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। तो ये हमने रेफरेंस क्यों दिया? क्योंकि धारवाड़ में भी मेटल मिलते हैं। अब अपने माइंड में जब अपन ये धातु वाला पॉइंट पढ़ते हैं तब हम ये रेफरेंस धारवाड़ से तुलना हम करते हैं इसकी। अब ऑप्शन में दिया गया आपको अजबगढ़ ग्रुप, अजबगढ़ समूह है, अलवर ग्रुप, राइलो ग्रुप, राइलो समूह है, और धारवाड़ ग्रुप, धारवाड़ समूह है। और क्वेश्चन दिया गया है अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन, एम हेरोन के अनुसार अरावली की दहेली सुपर ग्रुप जो रॉक्स हैं उन सुपर ग्रुप में कौन सा ग्रुप शामिल नहीं है? तो इनके अकॉर्डिंग अजबगढ़ शामिल था, अलवर शामिल था, राइलो शामिल था, लेकिन धारवाड़ इन्होंने नहीं बताया। धारवाड़ वो हमने माना है मेटल्स होने के कारण। तो इसका मीनिंग एम हेरोन के अनुसार अरावली की चट्टानें मुख्यतः किस ग्रुप के नहीं है? धारवाड़ के नहीं। फिर आप कहोगे सर आपने इंपोर्टेंस में तो हमें लिखवाया था, तो वो कंपैरिजन हम करते हैं, वो एम हेरोन ने नहीं किया। क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग पूछा है? एम हेरोन के अकॉर्डिंग। तो एम हेरोन के अकॉर्डिंग पूछे तो सुपर ग्रुप का नाम तो बताना है डेहली, और उस सुपर ग्रुप में कितने ग्रुप बताने हैं? 3 रॉक्स ग्रुप हैं, 3 चट्टानों के समूह हैं, अजबगढ़, अलवर और राइलो ग्रुप। तो इसका मीनिंग इसके धारवाड़ की चट्टानें हैं वो अपन मेटल्स के कारण अपन बताते हैं। ये आपने जनरली जो ज्योग्राफी में पॉइंट लिखा रहता है कि धारवाड़ जैसी चट्टानों से, धारवाड़ जैसी चट्टानों का मीनिंग क्या है? इग्निस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों से। क्योंकि जो अपनी अलग अलग रॉक्स होती हैं, ये बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ बेसिक टॉपिक हैं आपके, जिसमें विंड्स वाला टॉपिक है, हवाओं को लेकर ओशियनिक करंट्स के बारे में है, धरातल में पाई जाने वाली रॉक्स या चट्टानों के बारे में। तो सबसे पहले जो मूल चट्टानें जो बनी थी, जो मुख्यतः वोल्केनिक इरप्शन के कारण ज्वालामुखी से निकले हुए लावे से बनी थी। तो ज्वालामुखी का जो लावा होता है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, वो उबलती हुई आग के साथ आता है, लगभग 800 से और 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसको कहा जाता है इग्निस रॉक्स। यानी जो लगभग आग से बनी निकला हुआ जो लावा है उसके जमने से बनी हुई जो चट्टाने होती हैं उसको क्या कहा जाता है? इग्निस। इग्निस का मीनिंग होता है आग। तो इस कारण इन चट्टानों को क्या बोला गया है? आग्नेय। फिर इनका धीरे धीरे इरोजन स्टार्ट होता है, टूटना स्टार्ट होता है, फिर सेडिमेंट या कचरा बनता है, और उस कचरे के बनने से और धीरे धीरे प्रेशर या लिथिफिकेशन से कठोर होने से जो रॉक्स बनते हैं उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। मूल चट्टानों के कटाव के बाद सेकेंडरी जो रॉक्स बनती हैं उनको कहा जाता है द्वितीयक चट्टाने या अवसादी चट्टान। फिर जो इग्निस रॉक्स और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें टेम्परेचर और प्रेशर के कारण किसी भी प्रकार का चेंज आता है तो उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जब चट्टानें अपने रूप में परिवर्तन कर लेती हैं, अपनी काया में परिवर्तन कर लेती हैं, तो कायांतरित या रूपांतरित। तो चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें मूल चट्टान या प्राइमरी रॉक्स होती है इग्निस, सेकेंडरी होती है सेडिमेंट्री, दोनों में चेंजेस आने के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसका मीनिंग है जो धारवाड़ रॉक्स होती है ये मेन रॉक्स का एग्जाम्पल होती है, इग्निस रॉक्स का एग्जाम्पल होती है। तो ये धारवाड़ शब्द हम बाद में यूज करेंगे, इंपोर्टेंस ऑफ अरावली में यूज करेंगे। तो अरावली में अभी तक जो मेन पॉइंट है जो स्टार्टिंग से हम कवर करते आ रहे हैं, इसके बेसिक विशेषताएं लिखवाने बाद स्टडी ऑफ अरावली जिसमें 3 भाग किए थे, उसके बाद में प्लेटी ऑफ अरावली जिसमें अरावली के पठारों को कंप्लीट किया था, इसके बाद में पासेज ऑफ अरावली जिसमें इसके दरे या नाल को कंप्लीट किया, और उसके बाद में अभी जो लास्ट वाला पॉइंट है रॉक्स ऑफ अरावली, अरावली की चट्टानें, जो कि किसके रेफरेंस में? एम हेरोन के, जो एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है यानी यूरोप के भूगर्भ शास्त्री। इसके बाद में इंपोर्टेंस ऑफ अरावली, नेक्स्ट हेडिंग डालिए अरावली का महत्व।
उसमें लिखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ अरावली। तो जो अरावली माउंटेन है, एक तो हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी डेजर्ट है, इस डेजर्ट के सामने एज ए बैरियर के रूप में है, ये अवरोध के रूप में है। मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है कि मरुस्थल जब आगे की ओर बढ़ता है तो इसको मरुस्थलीकरण बोलते हैं अपन, डेजर्टिफिकेशन। यानी इस साइड की जो नॉन डेजर्ट लैंड जो है और जो फर्टाइल लैंड, यानी जो गैर मरुस्थलीय भूमि है, यह तो है मरुस्थलीय भूमि और यह है गैर मरुस्थलीय यानी नॉन डेजर्ट एरिया और फर्टाइल एरिया। तो नॉन डेजर्ट एरिया का डेजर्ट में कन्वर्ट होना और फर्टाइल का इनफर्टाइल में कन्वर्ट होना डेजर्टिफिकेशन होता है। यानी अमरुस्थलीय भूमियों का और उपजाऊ भूमियों का मरुस्थलीय भूमियों में और अनुपजाऊ भूमियों में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। तो इस डेजर्टिफिकेशन को राजस्थान में अरावली रोकती है। तो इसका मीनिंग, इसका एक तो इंपोर्टेंस मरुस्थलीकरण को रोकने में है। तो फर्स्ट पॉइंट यह महत्व इसमें लिखे मरुस्थलीकरण, और उसके आगे लिख दीजिएगा अरावली प्रिवेंट्स डेजर्टिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट है डेजर्टिफिकेशन को लेके, तो हेडिंग डेजर्टिफिकेशन और अंडरलाइन करके लिखिएगा अरावली प्रिवेंट्स डेजर्टिफिकेशन। अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। तो इंपोर्टेंस या महत्व में मरुस्थलीकरण को लेकर क्या इंपोर्टेंस है? रोकने में। फर्स्ट पॉइंट मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण में लिखो अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। अरावली प्रिवेंट्स डेजर्टिफिकेशन। अरावली प्रिवेंट्स डेजर्टिफिकेशन, अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। एक तो जनरल स्टेटमेंट है कि अरावली प्रिवेंट्स डेजर्टिफिकेशन, अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। एक स्टेटमेंट दिया जाए कि अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्णतः रोकती है। पूर्णतः रोकने का मीनिंग है कि डस्ट का और सॉइल का एक पार्टिकल्स भी आगे नहीं जाने देगी। तो इसका मीनिंग है अरावली है लोहे की दीवार नहीं है और ऊपर सौरमंडल आयन मंडल तक नहीं फैली हुई। अरावली, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अरावली माउंटेन में पासेज या गैप पाए जाते हैं। तो इसका मीनिंग है कि डेजर्टिफिकेशन धीरे धीरे राजस्थान में अरावली के ईस्ट में भी हो रहा है, लेकिन वो बहुत कम है क्योंकि अरावली ने काफी बचाव कर रखा है राजस्थान में। इस कारण पूर्वी भाग है वो मुख्यतः मैदानी भाग्य माना गया, डेजर्ट बहुत कम फैला है। किसके कारण? अरावली। तो एक जनरल सा पॉइंट लिखा जाए कि अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है तब ठीक है। अरावली मरुस्थलीकरण को कंप्लीटली या पूर्णतः रोकती है तो स्टेटमेंट गलत है। जैसे हम लिखेंगे कि अरावली वाला जो एरिया होता है माउंटेन्स वाला, वहां वेजिटेशन या वन अधिक पाए जाते हैं। आपको ध्यान हो तो फिजिकल डिवीजन के नीचे मैंने कुछ सॉइल लिखवाई थी, अरावली में लिखवाई थी मैंने फॉरेस्ट सॉइल, वन या मिट्टी, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट अधिक होते हैं। क्योंकि जहाँ हम नहीं होते वहाँ फॉरेस्ट अधिक होंगे, क्योंकि अरावली में जनसंख्या केवल 10% थी। तो जहाँ जनसंख्या कम रहेगी वहाँ सामान्यतः क्या रहेगा? वहाँ बायोडाइवर्सिटी अच्छी रहेगी, फॉरेस्ट्री वहाँ अच्छा रहेगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक वनस्पति या बायोडाइवर्सिटी अरावली में पाई जाती है। लेकिन हम ये कहें कि राजस्थान की पूर्णतः जैव विविधता केवल अरावली में पाई जाती है। तो जैव विविधता तो डेजर्ट में भी होती है, डेजर्ट में डेजर्ट वाली मिलेगी, हाड़ौती में हाड़ौती वाली मिलेगी, मैदानों में मैदान वाली, और पहाड़ों में जो वेजिटेशन है वो पर्वत वाले मिलेगी। लेकिन चारों एरिया को अगर कंपेयर करें तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा किस में? तो हम कह सकते हैं अरावली में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ओनली इन अरावली रीजन, कि पूर्णतः जैविकता केवल अरावली में ही पाई जाती है। तो जैविकताएं तो अपने हाड़ौती में और मैदान और डेजर्ट सब जगह होगी। राजस्थान में अरावली में मुख्यतः धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, यानी मेटालिक मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन अरावली रीजन। पर दूसरा स्टेटमेंट ये हो कि ऑल मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन अरावली, कि जितने भी धात्विक खनिज होंगे वो अरावली में मिलेंगे। तो अपने कुछ धातु हैं वो अपने हाड़ौती पठार में भी मिलते हैं, जैसे बॉक्साइट वगैरह। तो इसका मीनिंग है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, ये जो मेटल्स हैं वो अपने को हाड़ौती वाले रीजन में, तो मेटल्स केवल अरावली में नहीं हाड़ौती में भी है। तो केवल अरावली में लिखना गलत है।
तो मीनिंग अधिकांशतः जो विशेषताएं जो हम अरावली में लिखेंगे वो उसमें मोस्ट ऑफ है, अधिकांश है, लेकिन कंप्लीटली नहीं है। तो इसमें डेजर्टिफिकेशन वाला पॉइंट समझ में आ गया, यानी मेन जो डेजर्ट जो बढ़ रहा है उसको ये रोक रही है, बाकी कंप्लीटली रोक रही है ऐसा स्टेटमेंट गलत होगा एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट इसके इंपॉर्टेंस को लेकर, अरावली के इंपॉर्टेंस को लेकर, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी वाले में लिखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता अरावली में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता अरावली में पाई जाती है। मोस्टली बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन अरावली रीजन इन राजस्थान स्टेट। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता अरावली में पाई जाती है। मोस्टली बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन अरावली रीजन इन राजस्थान स्टेट। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता अरावली में पाई जाती है। ऐसा एक पॉइंट हमने डेजर्ट में भी लिखा था, और वहां मैंने बताया था कि हमेशा मरुस्थलीय क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी कम होती है, लेकिन हमारा जो डेजर्ट है उसमें विश्व के अदर जो डेजर्ट है उसकी तुलना में जैवता अधिक है। तो अपन ने मरुस्थल में जैवता ज्यादा नहीं बताई थी, अपन ने वर्ल्ड के जो अदर डेजर्ट्स हैं उनसे कंपैरिजन करके बताया था, यानी डेजर्ट एरिया में बायोडाइवर्सिटी अधिक है विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में देन अदर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पॉइंट उसमें लास्ट में मेंशन किया था अपन ने। तो कहीं आपको ये ध्यान आ रहा हो कि सर मरुस्थल में भी तो आपने ज्यादा बताई थी, तो वहां राजस्थान के फिजिकल डिवीजन में के अकॉर्डिंग ज्यादा नहीं है, अदर डेजर्ट्स के कंपेरिजन में ज्यादा है। तो जैवता अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति अधिक होती है। क्योंकि यहाँ वनस्पति अधिक होती है, वनस्पति अधिक पाई जाती है। बिकॉज मैक्सिमम वेजिटेशन इज फाउंड इन अरावली या इन दिस रीजन। क्योंकि यहाँ वनस्पति अधिक होती है या पाई जाती है। बिकॉज मैक्सिमम वेजिटेशन इज फाउंड हियर। तो इसमें जो बायोडाइवर्सिटी वो शब्द और जो वेजिटेशन है इन दोनों को अंडरलाइन कर दो, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेवेंट है। जहां वेजिटेशन अधिक होगी वहां बायोडाइवर्सिटी या जीवों की विविधता अधिक होगी। तो ये स्टेटमेंट और कॉज कथन और कारण वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि राजस्थान में जैव विविधता अरावली में अधिक है, फिर उसका कारण क्योंकि अरावली में वनस्पति अधिक है। तो इसका मीनिंग दोनों को रिलेवेंट है। बायोडाइवर्सिटी बाद में नेक्स्ट लिखेगा खनिज या मिनरल्स को लेकर। मिनरल्स में लिखेगा राजस्थान में धात्विक खनिज सर्वाधिक अरावली में पाए जाते हैं। राजस्थान में धात्विक खनिज सर्वाधिक अरावली में पाए जाते हैं। मेटालिक मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन अरावली रीजन इन राजस्थान स्टेट या इन राजस्थान। मेटालिक मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड in Aravalli region in राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक धात्विक खनिज अरावली में पाए जाते हैं क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। Because Aravalli is formed by धारवाड़ रॉक्स, क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। Because Aravalli is formed by धारवाड़ रॉक्स। तो धा से धातु और धा से धारवाड़, ये कॉम्बिनेशन याद रखना। धातु अधिक है क्योंकि धारवाड़ से बनी है, और धारवाड़ होती है इग्निस रॉक्स का एग्जाम्पल। जैसे अपने
जनरली हम कहते हैं कि खनिज हैं उनको दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो मेटल और एक नॉन मेटल, धातु और अधातु। तो धातु मिलते हैं इग्निस रॉक्स में, आग्नेय में, और अधातु मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो इसका मीनिंग है कि मेटालिक मिनरल्स का एग्जाम्पल है धारवाड़, सॉरी इग्निस रॉक्स का एग्जाम्पल है धारवाड़, और इग्निस रॉक्स में मेटल्स अधिक होते हैं। तो अपन जनरली यहाँ आग्नेय वाला रेफरेंस नहीं देते, हम यहाँ धारवाड़ वाला रेफरेंस देते हैं। तो इसमें धारवाड़ और मेटल को अंडरलाइन कर देना, धातु और धारवाड़ को। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, नेक्स्ट लिखो रिवर्स या ड्रेनेज सिस्टम, नदियां या अपवाह तंत्र। रिवर्स और ड्रेनेज सिस्टम, नदियां और अपवाह तंत्र। ये वाला जो पार्ट है अरावली का, ये एक माउंटेन के रूप में, और आपको पता है कि माउंटेन की चट्टानें टफ होती हैं। तो यहाँ जो बारिश होती है वो मुख्यतः ड्रेनेज या एक नदी तंत्र के रूप में निकलती है। जैसे अपना घर है, अपने घर छत के ऊपर पानी गिरता है तो पानी सोखता थोड़ी ना, वो बहुत कम पानी सोखेगी छत, बाकी तो उस पानी का फ्लो बनेगा एक, जो नाली से होते हुए, तो वो बाहर की ओर जो नाली जा रही है वो एक ड्रेनेज का पार्ट, अपवाह तंत्र का हिस्सा है। और वही अपवाह तंत्र आगे जाके एक बड़े नाले में, और ये बड़े नाले आगे जाके रिवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग है ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है, नदी तंत्र। तो राजस्थान का मोस्ट ऑफ जो नदी तंत्र है यानी ड्रेनेज सिस्टम है, और अरावली से रिलेवेंट है। इन राजस्थान में अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो नदियां मुख्यतः पर्वतों से ज्यादा निकलती हैं, लेकिन ये कहना भी गलत है कि सभी नदियां पर्वतों से ही निकलती हैं। कुछ प्लेट्यू से निकलती हैं, कुछ डेजर्ट एरिया में उद्गमित होती हैं, कुछ गांवों से, स्थानों से। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान के अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। लेकिन स्टेटमेंट यह दिया जाए जैसे कि आरएस प्रीलिम्स 2016 के अंदर अरावली के इंपोर्टेंस से रिलेवेंट 4 ऑब्जेक्टिव टाइम में 4 इंपोर्टेंस लिखे हुए थे अरावली के, जिसमें 2 ठीक लिखे हुए थे और उनमें से 2 स्टेटमेंट गलत लिखे हुए थे। उनमें से एक स्टेटमेंट ये भी था गलत कि राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। तो राजस्थान की जो प्रमुख और बड़ी नदियां हैं जो इस साइड में एमपी के विंध्यन माउंटेन से आती हैं, जैसे राजस्थान की सबसे लंबी और बड़ी नदी है चंबल, तो चंबल का खुद का उद्गम अरावली से नहीं है, ये विंध्यन माउंटेन से निकलती है। इस साइड में राजस्थान के सदन में ट्राइबल एरिया से बहने वाली एक माही नदी, माही भी विंध्यन माउंटेन से आती है। चंबल के बहुत सारे पार्ट हैं, काली सिंध, आहू नदी, परवन नदी, पार्वती नदी, कुन्नू रिवर, तो बहुत सारी रिवर हैं जो राजस्थान में अरावली से नहीं आती। चंबल का अधिकांशतः जो राइट साइड वाला ड्रेनेज सिस्टम है वो सारा विंध्यन से। तो इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से है, तब तो ठीक है। लेकिन राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है तो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। तो नदियों को लेके इसका इंपॉर्टेंस लिखिए, राजस्थान के अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ राजस्थान ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली रीजन। मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम या ओरिजिन कहां से होता है? अरावली से होता है। मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ राजस्थान ओरिजिनेट या ओरिजिन फ्रॉम अरावली। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। तो अधिकांश नदियों को अंडरलाइन कर दो, मोस्ट ऑफ रिवर्स, और यहीं पे आ जाए कि ऑल रिवर्स या कंप्लीट रिवर्स ऑफ राजस्थान, तब स्टेटमेंट गलत होगा। फिर जिन एरिया में रिवर्स अधिक होंगी या ड्रेनेज सिस्टम अधिक एक्टिव होगा, पॉसिबिलिटी है कि उन क्षेत्रों में झील या लेक्स भी अधिक होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, अरावली के इंपोर्टेंस में अगला पॉइंट लिखिए, झीलें या लेक्स। राजस्थान में अरावली सबसे ज्यादा किस एरिया में है? सदन में। अरावली के 3 भाग हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली। तो मध्य तो मुख्यतः अजमेर के आसपास ही है। ये मध्य अरावली सबसे कम फैली हुई है और हाइट भी कम है इसकी, क्योंकि उत्तरी अरावली में आपको रघुनाथगढ़ बताई थी 1055 मीटर, मिड अरावली में 1000 से ऊपर कोई है ही नहीं, अंडर 1000 ही है। टोडगढ़ 934, तारागढ़ है 873, मीनिंग है कि 1000 से कम है यहाँ।
नीचे वाली है 1500 को भी क्रॉस कर रही है, 1722। मीनिंग है कि अरावली जो मिड वाला हिस्सा है वो सबसे छोटा हिस्सा और कम हाइट वाला भी, क्योंकि नदन अरावली है वो जयपुर में, सीकर में, झुंझुनू में, दौसा में, अलवर में, कई जिलों में है। मध्य अरावली मेन अजमेर में ही है। हालांकि अभी इसके पार्ट कुछ अलग हुए, इस कारण अलग जिलों में काउंट होगी अब, अजमेर, केकड़ी और ब्यावर। बाकी पहले पार्ट एक ही थे अजमेर। तो मध्य अरावली कम जिलों में और हाइट भी कम है। सदर्न अरावली की हाइट भी ज्यादा है और इसमें सबसे बड़ा एरिया जो फैला हुआ है वो इसका उदयपुर में है। यानी राजस्थान में मैक्सिमम अरावली कितने जिलों में मानी गई है? अधिकतम 13 जिलों तक फैली हुई है। लेकिन जिन जिलों में इसका एरिया ज्यादा है, 50% से ज्यादा, वो 7 जिले हैं। तो मैंने 2 फैक्ट लिखवाए थे, इसमें 13 जो मैक्सिमम जिलों तक है, और मेनली मुख्यतः कितने जिलों में? 7। यानी ऐसे जिले जिनमें मेन अरावली ज्यादा हो वो 7 जिले हैं। तो उदयपुर वाला जो हिस्सा है जहां अरावली ज्यादा एक्सटेंट, ज्यादा फैली हुई है अरावली, तो ये वाला जो पार्ट है ये चट्टानी भाग है। अरावली ज्यादा होने का मीनिंग है यहाँ रॉक्स पार्ट। और यहाँ जैसे ही बारिश होती है, ड्रेनेज सिस्टम है, तो यहाँ रॉक्स या चट्टाने अधिक होने के कारण यहाँ के जो पहले के शासक या जो राजा रहे उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। उनको सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम के आगे बाउंड्री वॉल ही करनी है, सरफेस नहीं बनाना, क्योंकि सरफेस नेचर ने बना के दे रखा, ऑलरेडी अरावली की चट्टाने हैं नीचे। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ के राजाओं ने प्रयास किया भी कि इनके चारों ओर बाउंड्री वॉल कर दी, जो बहती हुई नदियां थी, तो यहाँ पे लेक्स अधिक बनी है। क्या झील जोधपुर के राजा नहीं बनाना चाह रहे थे? उनकी इच्छा तो शायद उदयपुर वालों से भी ज्यादा रही होगी, वहां रिक्वायरमेंट पानी की और भी ज्यादा रही होगी, लेकिन वो क्यों नहीं बना पाए? तो एक तो नेचर का साथ नहीं था, बारिश नहीं थी इतनी, ड्रेनेज सिस्टम ही एक्टिव नहीं था, और एक दूसरा अगर बना भी लेते गलती से तो बनी हुई सूखी रह जाती। भाई नीचे सरफेस और बनाना पड़ता तो बहुत बड़ा बजट लगता है, इनको सिर्फ दीवार ही नहीं करानी पड़ती, नीचे का सरफेस भी पक्का करवाना पड़ता, क्योंकि कहीं वो पानी रोका है वो धीरे धीरे जमीन में नीचे नहीं बैठ जाए। तो इसका मीनिंग उदयपुर के आसपास लेक इसलिए है क्योंकि यहाँ नेचुरल साइट ऐसी है कि वो लेक के फेवरेबल है, कि आप लेक इजीली बना सकते हो। इस कारण यहाँ झील अधिक बनी है। दैट्स वाई उदयपुर इज नोन एज लेक सिटी ऑफ राजस्थान। इस कारण राजस्थान में उदयपुर को झीलों की नगरी कहा गया है। जबकि यहाँ सिर्फ अपन ने झील की बात की, नंबर ऑफ लेक्स की बात, अपने यहाँ ब्राइन वाटर लेक्स की बात नहीं की। खारे पानी की झील डेजर्ट में होती, जहां अपन ने एक पॉइंट लिखा था कि नमक उत्पादन होता है क्योंकि यहाँ खारे पानी की झील अधिक होती। तो ब्राइन वाटर वाला स्टेटमेंट दिया जाए कि खारे पानी की झील अरावली में पाई जाती है, तो स्टेटमेंट गलत है। खारे पानी की झील मुख्यतः मरुस्थल में पाई जाती है क्योंकि वो टेथीस सागर का पार्ट। और यहाँ अरावली में जो झील है वो मोस्टली कौन सी होंगी? मोस्टली क्या, कंप्लीटली अरावली के अंदर जो लेक हो सारी मीठे पानी की, अरावली के पश्चिम में खारे पानी की, डेजर्ट में खारे पानी की होती। तो इसमें लेक्स या झील को लेके लिखेगा। राजस्थान में सर्वाधिक झील अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। मोस्ट ऑफ लेक्स ऑफ राजस्थान आर फाउंड इन अरावली रीजन। राजस्थान की सर्वाधिक या अधिकांश झीलें अरावली में पाई जाती हैं। यानी हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं, खारे या मीठे पानी की नहीं कर रहे। और अंडरस्टूड है अरावली में है तो यहाँ पे मीठे पानी की। राजस्थान में सर्वाधिक या अधिकांश झीलें अरावली में पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ लेक्स ऑफ राजस्थान आर फाउंड इन अरावली रीजन। राजस्थान की अधिकांश झीलें अरावली में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब राजस्थान की कुछ फेमस लेक हैं, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, उनके नाम लिख सकते हो। जैसे उदयपुर वाली में एक तो डेबर के नाल में बताई थी जयसमंद, डेबर के नाल यानी अरावली में ही है वो, जयसमंद। फिर उदयपुर सिटी में कुछ नाम सुने होंगे आपने, पिछोला, फतेह सागर। जैसे जयसमंद, पिछोला झील, फतेह सागर। अजमेर के अंदर कुछ फेमस झील हैं जैसे आना सागर एंड पुष्कर। तो कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल लिख दीजिए कोई। जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, राजसमंद, पुष्कर, खूब सारे नाम हैं। जयपुर के अंदर ही बनी हुई है ये जो जल महल वाला पार्ट है ना, मानसागर, तो वो भी अरावली वाले रीजन में, अरावली की पहाड़ियां ही तो है पास में नाहरगढ़, तो उस अरावली रीजन में ही काउंट होगी वो।
तो एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है वैसे आपके झील, तो वहां पढ़ेंगे राजस्थान की जो भी प्रमुख मीठे और खारे पानी के। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे 2 या 3 नाम लिख दो। नेक्स्ट है पर्यटन या टूरिज्म। क्या राजस्थान में हिल स्टेशन एकमात्र है क्या? बातें नहीं करें। राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है और वो केवल अरावली में है। तो ये स्टेटमेंट केवल केवल होने के बाद में भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हिल स्टेशन माउंटेन में ही होंगे। तो बोल ही हिल स्टेशन रहे हो ना, तो डेजर्ट में तो नहीं मिलेगा, मैदान में भी नहीं मिलेगा, और हाड़ौती पठार में इतनी ऊंची चोटियां नहीं और कोई बसा हुआ नगर नहीं है पहाड़ों पर। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन केवल अरावली में स्थित है। तो केवल वाला या ओनली वाला स्टेटमेंट यहाँ ठीक रहेगा। अगर हम ये कहें कि केवल मीठे पानी की झील या झीलें केवल अरावली में पाई जाती हैं तो भी गलत है। नदियां केवल अरावली से उद्गमित होती हैं तो भी गलत है। धातु केवल अरावली में पाए जाते हैं तो भी गलत है। लेकिन केवल में ये एक स्टेटमेंट है जो ठीक रहेगा। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राजस्थान में हिल स्टेशन केवल एक ही माना गया है, और हिल स्टेशन माना गया है तो तय है हिल के ऊपर ही माना गया होगा, तभी हिल स्टेशन है। तो इसका मीनिंग वो केवल अरावली में है, जो पर्यटन को आकर्षित करता है। तो इसमें लिखिएगा टूरिज्म के अंदर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। माउंट आबू इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन केवल माउंट आबू। माउंट आबू इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू। माउंट आबू इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है, जो पर्यटन को आकर्षित करता है, विच अट्रैक्ट्स टूरिज्म। विच अट्रैक्ट्स टूरिज्म, जो पर्यटन को आकर्षित करता है। इसका मीनिंग है कि राजस्थान के अंदर जो अपने टूरिज्म साइट हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइट में से एक ही है। टूरिज्म वैसे भी सबसे ज्यादा राजस्थान में अरावली साइट पे ही होता है। जैसे अजमेर में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में सिरोही माउंट आबू में ज्यादा होता है टूरिज्म। अजमेर में तो इसलिए होता है क्योंकि अजमेर में अपनी दोनों प्रमुख धर्मों के स्थान हैं, एक तो पुष्कर और एक अपने ख्वाजा साहिब दरगाह। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह ना, ख्वाजा साहब की दरगाह, तो इस कारण जो बड़ी कम्युनिटियां अपने यही हैं, हिंदू सबसे बड़ी कम्युनिटी और मुस्लिम दूसरी बड़ी, और दोनों के धार्मिक स्थान अजमेर में। और हमारे यहाँ अधिकांशतः जो आने वाला जो टूरिज्म है वो धार्मिक टाइप का ही होता है। भाई अपने जैसे होते हैं जो जवान होते हैं, और अपने जैसे होते भी कितने के हैं, 2 जने 4 जने, तो उनसे कोई टूरिज्म साइट पे भीड़ नहीं होती। भीड़ होती है जब पूरा गांव या मोहल्ला निकलता है तब, और वो तब निकलता है जैसे गांव में होता है ना कि कई बार भाई सालासर जाके आना है या फिर किसी धार्मिक स्थान पे जाना है, तो वो कहते हैं बस कर लो और गली में पूछ लो कौन कौन चल रहा है, और सबके 80-80 रुपये 150-150 रुपये पांति आएंगे। भाई उनको पता है कि भाई अकेले निकलोगे तो अकेले निकलने का मीनिंग है 500-500 या 1000-1000 रुपये का खर्चा। तो टूरिज्म साइट पे कभी भी आप रिलीजियस साइट पे जाना, तो रिलीजियस साइट पे धार्मिक लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। जो कपल या जोड़े ये थाईलैंड गोवा में ज्यादा मिलेंगे। तो इसका मीनिंग ये है राजस्थान के अंदर अजमेर में टूरिज्म सबसे ज्यादा विजिट करता है, उसका कारण है इसके रिलीजियस साइट। उसके बाद में राजस्थान में टूरिज्म साइट सबसे इंपॉर्टेंट है माउंट आबू। तो टूरिज्म साइट में क्या होता है, टूरिज्म जो मेन साइट होता है उस साइट को इंडिकेट किया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा टूरिज्म माने जाते हैं अपने अजमेर में,
क्योंकि जो पुष्कर जाएगा पहले कहाँ पहुंचेगा, अजमेर की तरफ। और अजमेर में, और ये सर्वधर्म के लिए है, ख्वाजा साहिब दरगाह, जहाँ हिंदू भी जितने मुस्लिम जाते हैं शायद उससे ज्यादा अपने हिंदू जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन हिंदू 90% है और मुस्लिम 9% है। तो इसका मीनिंग सामान्य सी बात है कि हिंदुओं की विजिट ज्यादा होगी। भाई हर 90 लगभग 88% हिंदू है, तो लगभग जो 90% हिंदू है, अगर उसमें 10% ने भी ये सोचा कि दरगाह जाके आना है, तो लगभग मुस्लिम कम्युनिटी के तो बराबर हो गए ना पूरे। और कंप्लीट मुस्लिम कम्युनिटी विजिट करती भी नहीं है। भाई पूरे के पूरे जितने मुस्लिम हैं 100% भ्रमण करते हैं क्या? 100% तो हिंदू भी नहीं करते। तो इसका मीनिंग कोई भी कम्युनिटी 100% टूरिज्म तो नहीं होता है। तो इसका मीनिंग है कि इस साइट में सबसे ज्यादा टूरिज्म होता है अजमेर के अंदर। अजमेर के बाद में टूरिज्म साइट सेकंड पुष्कर, और नंबर थर्ड साइट किसको माना गया है? माउंट आबू। ये एक आपके टॉपिक अलग से दिया हुआ है, टूरिज्म या पर्यटन। वहाँ जो मेन साइट है जहाँ विजिट सबसे ज्यादा होता है वो आपको अलग से रैंक वाइज लिखवाएंगे। वो हालांकि फरवरी के बाद में डेटा, नए इकोनॉमिक रिव्यू के बाद डेटा अपडेट हो जाते हैं आपके। टूरिज्म के बाद में अरावली का जो इम्पोर्टेंस है नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए सेल्टरलैंड, सेल्टरलैंड ऑफ ट्राइब्स, आदिवासी या जनजातियों की शरण स्थली। जनजातियों की शरण स्थली। अरावली वाला जो पार्ट है, इस एरिया में राजस्थान में सबसे ज्यादा ट्राइब्स होती हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति होती है राजस्थान में मेणा। मेणा की संख्या सबसे ज्यादा जयपुर, दौसा, इस वाले बेल्ट में सबसे ज्यादा है। बाकी पूरा जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये पूरा मेणा बेल्ट। तो इसमें जयपुर, दौसा है जहाँ पे मेणा सर्वाधिक है। ये किस रीजन में आता है? अरावली। राजस्थान के अंदर मेणा के बाद में दूसरी बड़ी ट्राइब्स मानी जाती है भील। भील आती है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अरावली रीजन। राजस्थान की तीसरी बड़ी ट्राइब्स आती है ग्रासिया। ग्रासिया मुख्यतः आती है सिरोही और पाली, किस रीजन में है? अरावली। राजस्थान में तीनों ट्राइब्स, राजस्थान की टोटल ट्राइब्स का 90% हिस्सा, 90 से भी ज्यादा ही है। इसका मीनिंग बाकी 10% में राजस्थान की सब जनजातियां हैं, जबकि 90% जनजातियों में अपने मेणा, भील और ग्रासिया, और तीनों के तीनों किस एरिया में? अरावली में। लेकिन ये कहना गलत होगा कि राजस्थान की सभी जनजातियां अरावली में रहती हैं। भाई अपने कोटा की ओर एक जनजाति होती है सहरिया, सहरिया हाड़ौती की ओर रहती है, किशनगंज और शाहाबाद। आपने शायद आर्ट और कल्चर उसमें पढ़े भी होंगे, तो आर्ट एंड कल्चर में अलग चाहेंगे जनजातियों के आपके जो डांस वगैरह ये अलग से दिए हुए हैं। कुछ इनके लोक गायन वगैरह हैं, जैसे लांगुरिया गीत वगैरह जो, तो ये अपने करौली की ओर गाया जाता है ना। तो अलग अलग जाति और जनजातियों के नृत्यों के बारे में, यानी जो डांस और उनके जो सिंगिंग है, उनके पैटर्न आपके आर्ट एंड कल्चर में अलग से दिए हुए हैं। तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति किस साइड से। लेकिन अपने को यहाँ मेनली देखना है कि जो बड़ी जनजातियां वो किस एरिया में है? अरावली। तो अरावली जनजातियों की, जनजातियां किस एरिया में रहती हैं? देखो मुख्यतः अपने समाज में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जिनको आरक्षण व्यवस्था में सबसे पहले शामिल किया गया था। ओबीसी वगैरह ही इनको तो बहुत बाद में शामिल किया गया। बाकी मेन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को इसलिए किया गया क्योंकि ट्राइब्स वो थे जो मुख्य समाज के साथ ही नहीं थे, वो जंगलों में रहा करते थे। उनको सभ्य बनाने के लिए आम जो जितनी भी पॉपुलेशन या जनसंख्या है, उसमें जितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एसटी करते हैं, उन लोगों को अनुपात में नौकरी में उतना परसेंट लेके आना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 100% लोग, जिसमें एसटी का जो परसेंटेज है, एसटी का लगभग 13.5%, और राजस्थान में आरक्षण शायद 12.5% है। कितना भी हो, अपने को वो डेटा इफेक्ट के ऊपर मैंने नहीं जाना, अपने को एग्जाम्पल समझना है कि जैसे लगभग 12.5% आरक्षण है, तो इसका मीनिंग जब काउंट किए गए थे तो टोटल पॉपुलेशन में एसटी 12.5% थे। इसका मीनिंग है कि जितनी भी सीट जो होंगी, उन सीट्स में एसटी के नाम से रिजर्व है 12.5% सीट होंगे। कि इसका मीनिंग जनसंख्या में इनका जितना योगदान है
ये सरकारी नौकरियों में भी अपना उतना ही प्रतिनिधित्व करे। यानी सरकार के जो नियम रूल्स वगैरह जो भी हैं, प्रशासनिक नौकरियां जो भी पार्ट हैं, उसके अंदर इनको उतने ही परसेंट में रखा जाए ताकि ये अपनी पॉपुलेशन को कम से कम वहां डिफाइन कर पाए, और प्रेजेंस, उस प्रेजेंस को ये दिखा पाए। शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट अपने ही समाज के लोग जिन्होंने धीरे धीरे समाज के अंदर पाखंडों के द्वारा या धार्मिक रीति रिवाजों के द्वारा धीरे धीरे जो अपनी कर्म व्यवस्था थी, उस कर्म व्यवस्था को कास्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी पहले अपना एक जो घर, एक परिवार है, उस एक परिवार में अपने चारों वर्ण रहा करते थे। जैसे पिताजी धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो वो ब्राह्मण थे। जैसे कि भाई राजा की सेना में सुरक्षा का सैनिक का काम करता है तो वो क्षत्रिय काउंट होता है। एक भाई जैसे व्यापार करता है तो वो वैश्य में काउंट होता है। माँ जो सबकी सेवा करती है तो वो शूद्र में काउंट होगी। तो इसका मीनिंग घर में जैसा जैसा काम जिसको दिया गया उसके अकॉर्डिंग वो पहचाने जाएंगे। तो इसका मीनिंग हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किस पे थी? कर्म, कर्म के आधार पे। लेकिन इस कर्म को धीरे धीरे हमने धर्म में और बाद में धीरे धीरे हमने कास्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई ये इस जाति में होगा जो निम्न तबके के, क्योंकि कुछ परिवारों ने फिर पूरे फैमिली ने एक ही काम अपना लिया था और वो सारे व्यक्तियों के पास जो भी काम था वो सारे निम्न तबके के काम थे। यानी ना तो वो धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते थे, ना राजा की सेना में थे, ना व्यापार किया करते, दूसरों की सेवा करते। तो धीरे धीरे एक कास्ट बना दी कि भाई ये लोअर कास्ट में माना जाएगा। तो धीरे धीरे बाद में जातीय व्यवस्थाएं बाद में बनी है। तो जातियों के नाम से जिन लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं या समाज में मुख्य दर्जे नहीं दिए गए, उन व्यक्तियों को माना गया शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति। और एसटी माना गया जो समाज के साथ ही नहीं रहते थे, जंगलों में जाके रहते। तो एसटी उन एरिया में अधिक रहेंगे जहां वन अधिक होंगे। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अरावली कहां पर है? उदयपुर में अभी बताया था आपको, झील जहां अधिक है। जहां अरावली अधिक होगी वहां वनस्पति। तो राजस्थान में हम फॉरेस्ट या वन वाला एक टॉपिक आएगा आपके, जिसमें सबसे ज्यादा डेटा या जो फॉरेस्ट्री एरिया सबसे ज्यादा है वो किस जिले में है? उदयपुर। जहां वन अधिक होंगे वहां जनजातियां क्या होंगी? सबसे ज्यादा। तो राजस्थान में एसटी सबसे ज्यादा कहां पर? उदयपुर। इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एमपी के अंदर। इंडिया में सबसे ज्यादा एसटी या शेड्यूल कास्ट, सॉरी शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स इंडिया में सबसे ज्यादा एमपी में है। कारण फॉरेस्ट अधिक है। तो जहां वन अधिक होंगे वहां पे एसटी अधिक होते हैं। तो राजस्थान के अंदर फॉरेस्ट्री सबसे ज्यादा कहां पे? बायोडाइवर्सिटी या वन अधिक कहां पर है? अरावली में। तो जनजातियां अरावली में अधिक मिलेंगी। तो इसमें लिखेगा अरावली के बारे में, शेल्टर लैंड ऑफ ट्राइब्स, जनजातियों की शरण स्थली। तो इसमें लिख दो नीचे स्टेटमेंट में, अरावली माउंटेन इज नोन एज शेल्टर लैंड ऑफ ट्राइब्स। अरावली पर्वतमाला को जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है। अब सिर्फ जनजाति के नाम से भी हेडिंग डाल के फिर लिख सकते थे, तो ये पूरा लगभग वैसा रिपीटेशन सा ही होगा। तो अरावली पर्वतमाला को जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है। अरावली माउंटेन इज नोन एज शेल्टर लैंड ऑफ ट्राइब्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ जनजाति जो बड़ी हैं उनके नाम लिख दीजिए, जैसे मीणा, भील एंड गरासिया। सीक्वेंस वाइज लिख दो। सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान में मीणा है, तो पहले मीणा लिख दो, सेकंड भील है, नेक्स्ट गरासिया। जनजातियों की श्रेणी स्थली कहा जाता है, जैसे मीणा, भील एवं गरासिया। देखो माउंटेन जो होती है इनको कहा जाता है वाटर डिवाइन लाइन, जल विभाजक रेखा। जैसे भारत में बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं जो जल विभाजक का काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में वर्षा होती है तो नदियां पश्चिम की ओर भी निकलती हैं, इस साइड में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी। तो ये जो वेस्टर्न घाट जो है
वेस्टर्न घाट है, इसको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों का वाटर डिवाइड लाइन कहा जाता है, जल विभाजक। जबकि इसके अपोजिट इस साइड में ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, इसके दोनों तरफ सेम ड्रेनेज सिस्टम है, तो इसको जल विभाजक में वाटर डिवाइड लाइन में काउंट नहीं करेंगे अपन। विंध्यन माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन, इन दोनों के बीच में यहां से एक नदी निकलती है नर्मदा, इस साइड में निकलती है तापी। ये दोनों अपने आप में रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटियां। माउंटेन्स के बीच में जहां मुख्यतः लैंड सबडक्शन हो, जमीन नीचे धसे, उसको कहा जाता है रिफ्ट वैली। तो इंडिया में रिफ्ट वैली जो रिवर्स है वो नर्मदा और तापी को माना गया है। और इन दोनों के बीच में पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा। तो रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटियों के जल विभाजक किसको कहा जाता है, यानी विच माउंटेन इज नोन एज रिफ्ट वैली रिवर्स। भ्रंश घाटी की नदियों के जल विभाजक कौन है? सतपुड़ा। विंध्यन माउंटेन है, उसके नीचे की जो नदियां हैं वो भारत में मुख्यतः प्रायद्वीप पठार की नदियां हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू रिवर्स में काउंट होती हैं। विंध्यन के ऊपर के जितने भी पार्ट हैं वो मुख्यतः गंगेटिक सिस्टम या हिमालय नदी तंत्र से कनेक्ट होते हैं। तो मुख्यतः भारत में हिमालय और प्रायद्वीप पठार दोनों की नदियों को सेपरेट या अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? विंध्यन। तो विंध्यन से लगभग नीचे का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रायद्वीप पठार में काउंट होता है, इसके ऊपर वाला जो होता है वो हिमालय रीजन में काउंट होता है। क्योंकि विंध्यन के उत्तर से निकलती है चंबल, चंबल किसके पास जाती है? यमुना, और यमुना किसके पास? गंगा। इसका मीनिंग वो किससे कनेक्ट हुआ? हिमालय रिवर से। तो इसका मीनिंग है कि विंध्यन है वो सेपरेट करती है हिमालयी नदियों को और प्रायद्वीप पठार। और फिर राजस्थान में अरावली को बोला गया कि अरावली के पश्चिम की जो नदियां हैं मुख्यतः वो अरेबियन सी में जाती हैं, और ईस्ट वाली नदियां हैं वो जाती हैं बीओबी में, बे ऑफ बंगाल के अंदर। बीओबी, नॉट बैंक ऑफ बड़ौदा, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो राजस्थान के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम एक तो अरावली के पूर्व में होता है उसको बे ऑफ बंगाल, और एक अरावली के सदन या पश्चिम में होता है उसको अरेबियन सी, अरब सागरीय। जबकि अंतःप्रवाही नदियां अरावली के पश्चिम में भी मिलती हैं और पूर्व में भी मिलती हैं। तो इसका मीनिंग ये इनलैंड रिवर को डिवाइड नहीं करता, ये ए और बी को अलग करता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो इन दो ड्रेनेज सिस्टम को सेपरेट करने के कारण इसको राजस्थान की क्या बोला गया है? जल विभाजक रेखा। तो इसमें लिखिएगा वाटर डिवाइड लाइन में अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। तो इसका मीनिंग जल विभाजक केवल एक राजस्थान के पास नहीं है, बहुत सारी माउंटेन है जो वाटर डिवाइड लाइन, लेकिन राजस्थान के लिए कौन है? अरावली। अरावली को राजस्थान के जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली इज नोन एज वाटर डिवाइड लाइन ऑफ राजस्थान। अरावली इज नोन एज वाटर डिवाइड लाइन ऑफ राजस्थान। अरावली को राजस्थान के जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि या तो ये लिख दीजिए कि ये राजस्थान के अपवाद तंत्र को दो भागों में बांटती है, या उनके नाम लिख दो क्योंकि यह अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करती है। बिकॉज अरावली डिवाइड्स अरेबियन सी रिवर्स एंड बे ऑफ बंगाल रिवर्स। क्योंकि अरावली अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करती है या बांटती है। बिकॉज अरावली डिवाइड्स अरेबियन सी रिवर एंड बे ऑफ बंगाल रिवर्स। इसके ऊपर एक डायग्राम बना दीजिए इस तरीके का। जिसमें ये जो पार्ट है ये अरावली है, अरावली का जो ये ईस्ट साइड वाला पार्ट है, पूर्व वाला, ये किसको इंडिकेट करेगा? बंगाल की खाड़ी। और अरावली का सदन या जो वेस्टर्न पार्ट, इस साइड वाला जो दक्षिणी या पश्चिमी जो भाग है, यह है अरेबियन सी या अरब सागर। अरावली के सदन में मैंने एक प्लेट्यू करवाया था, पठार करवाया था, आपको ध्यान हो तो, बोराट
राजसमंद से उदयपुर की ओर। इस बोराट से कुछ नदियां हैं जो ईस्ट में निकलती हैं और कुछ हैं जो पश्चिम से निकलती हैं। जैसे यहाँ से साबरमती, और इस साइड से पश्चिमी बनास, ये इस पठार के पश्चिम से निकलती हैं जो अरब सागर, और इस प्लेट्यू से मुख्यतः बेडच, बनास, ये इस साइड में निकलती है बंगाल की खाड़ी। तो अरावली माउंटेन के अंदर कौन सा प्लेट्यू वाटर डिवाइड लाइन, यानी अरावली पर्वतमाला में भी कौन सा जल विभाजक का काम करता है, कौन सा पठार? तो बोराट। तो ये एक पॉइंट इसमें बोराट वाला इंडिकेट कर देना। बोराट। ये बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अरावली में जल विभाजक का काम कौन सा पठार करता है, तो पठार के तौर पे बोराट। लेकिन वो देखा जाए तो मेजर पार्ट इसका कौन है? अरावली। तो जल विभाजक मेन अरावली है। और ऐसे कोई स्टेटमेंट डायग्राम इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि कई बार स्टेटमेंट इस तरीके से भी आ जाते हैं कि अरावली के पूर्व में कौन सा अपवाह तंत्र है? बंगाल की खाड़ी। या अरावली का जो ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम है वो बे ऑफ बंगाल का पार्ट है, और सदर्न या वेस्टर्न वाला जो पार्ट है इसके दक्षिण या पश्चिम की ओर आता है वो मुख्यतः अरेबियन सी। ये अरेबियन सी और वो बे ऑफ बंगाल। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिए सिविलाइजेशन या सभ्यता। सिविलाइजेशन या सभ्यता को लेकर अरावली का क्या इंपॉर्टेंस है ये देखें। अरावली के अंदर जो अपने उदयपुर वाला पार्ट, राजसमंद वाला पार्ट, जयपुर वाला पार्ट, इस साइड में सेकर। तो हिस्ट्री में आप बहुत सारी सिविलाइजेशन है जो इस एरिया में पढ़ोगे, जैसे आहड़ सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, बेराट सिविलाइजेशन, गणेश्वर सभ्यता। तो ये सारी सभ्यताएं अपने आप में किस प्रकार की सभ्यताएं हैं? एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं में जैसे उदयपुर की एक तो आहड़, जयपुर के आसपास जो वर्तमान कोटपुतली में आती है बेराट, सीकर की ओर गणेश्वर, राजसमंद की ओर गिलुंड वगैरह। तो बहुत सारी, क्योंकि सिविलाइजेशन उन एरिया में डेवलप होती है जहां रिवर्स होती है। क्योंकि हर सभ्यताओं को जब पढ़ते हो तो उसमें स्टार्टिंग में एक लाइन आती है कि नदी घाटियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। रिवर वैली इज नोन एज क्राइडल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यताएं कहाँ पलती हैं? जहाँ नदियां होती हैं। तो नदी घाटियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, क्राइडल कहा जाता है। तो नदियां सबसे ज्यादा किसके पास हैं? अरावली के पास। मोस्ट ऑफ रिवर है वो राजस्थान में अरावली से ओरिजिनेट होती हैं। तो सभ्यताएं सबसे ज्यादा अरावली के आसपास मिलेंगी आपको। केवल अरावली में ही सभ्यता पाई जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है। डेजर्ट में भी पहले एक नदी बहा करती थी, सरस्वती। तो अपने हनुमानगढ़, गंगानगर उस साइड में भी सभ्यता रही है, कालीबंगा। तो सभ्यताएं मैदानों में भी डेवलप हुई हैं, लेकिन मुख्यतः पहाड़ों के पास, नदियों के पास में अधिक है। अरावली केवल प्राचीन सभ्यताओं के लिए ही नहीं, जबकि इसमें नवीन नगरीय सभ्यताएं भी पाई जाती हैं, जैसे मॉडर्न सिटी या मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन। नवीन नगरीय सभ्यताएं। नगरीय सभ्यताओं में अगर देखा जाए तो राजस्थान के तीनों प्रमुख बड़े नगर, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राजस्थान के जो स्मार्ट सिटी हैं, उन स्मार्ट सिटी में राजस्थान के 4 सिटी को लिया गया है काजू, कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। इसमें कोटा को छोड़ दिया जाए, कोटा तो हाड़ौती में आता है, बाकी तीनों आपके अरावली में है। जैसे उत्तरी अरावली में जयपुर है, मध्य अरावली में अजमेर है, और सदर्न अरावली में उदयपुर। तो ये काजू में के का आगे वाला जो हिस्सा है अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो इसका मीनिंग है कि अरावली में केवल प्राचीन सभ्यताएं नहीं,
राजस्थान के वर्तमान में आधुनिक जो नगर है वो भी अरावली में डेवलप हुए। तो अरावली इज नोन एज मदरलैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन। अरावली को प्राचीन सभ्यताओं एवं नवीन नगरीय सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो सिविलाइजेशन वाले में लिखिएगा अरावली को प्राचीन सभ्यताओं, ब्रैकेट में कुछ नाम लिख सकते हो, आहड़, बेराट, गणेश्वर। अरावली इज नोन एज मदरलैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। अरावली इज नोन एज मदरलैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, ब्रैकेट में नाम लिख दीजिएगा आहड़ या आयड, नदी भी आती है इस नाम से। तो आहड़, गणेश्वर, बेराट। अरावली को प्राचीन सभ्यताओं एवं नवीन नगरीय सभ्यताओं, नगरीय सभ्यताओं में नगरों के नाम लिख दो। कोटा को छोड़ के वो काजू में है ना बाकी। उत्तरी अरावली का प्रमुख नगर क्या है? जयपुर। मध्य में अजमेर, सदन में उदयपुर। तो अरावली को प्राचीन सभ्यताओं एवं नवीन नगरीय सभ्यताओं, ब्रैकेट में जयपुर, अजमेर, उदयपुर की जननी या जन्म स्थली कहा जाता है, कि जन्म स्थली कहा जाता है। अरावली इज नोन एज मदरलैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, आहड़, बेराट, गणेश्वर एंड मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन क्या के ब्रैकेट में सिटी के नाम जयपुर, अजमेर, उदयपुर। और कल एक इसका अरावली का एक कंक्लूजन पॉइंट रहेगा, प्लानिंग रीजन योजना प्रदेश, उसके बारे में बताएंगे पॉइंट नंबर 10 में। यस, डायग्राम क्या चीज?